नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। ट्विटर के सह संस्थापक जैक डॉर्सी ने बीते दिन ट्विटर पर ही जानकारी दी कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं उनकी जगह भारतीय मूल के पराग अग्रवाल ने ले ली है। पराग अग्रवाल सीईओ पद के लिए नियुक्त किए गए। बता दें कि पराग अग्रवाल अब अपने ट्विटर अकाउंट का बायो अपडेट करते हुए खुद को कंपनी का सीईओ करार दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, जैक डॉर्सी ने बीते दिन ट्वीट किया कि पता नहीं किसी से सुना है या नहीं, पर मैंने ट्विटर से इस्तीफा दे दिया है। जैक के पद को अब भारतीय अमेरिकन पराग अग्रवाल संभालेंगे। जैक डॉर्सी ने भी पराग अग्रवाल की तारीफ करते हुए ट्वीट किया कि ट्विटर के सीईओ के रूप में ही पराग में ही मेरा विश्वास गहरा है और पिछले 10 सालों में उनका काम शानदार रहा। मैं उनके कौशल, दिल और व्यक्तित्व से बहुत आभारी हूं। ये उनके नेतृत्व करने का ही समय है। डॉर्सी के मुताबिक पराग अग्रवाल ने ही ट्विटर में इंजीनियर के तौर पर करियर की शुरुआत की थी और अब सीईओ का पद संभालने जा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि सीईओ बनने से पहले अग्रवाल ट्विटर के सीईओ थे और वहीं ट्विटर के सीईओ बनाए गए पराग अग्रवाल ट्विटर पर कहा है कि जैक डॉर्सी और हमारी पूरी टीम का आभार, आने वाले कल के लिए बेहद उत्साहित हूं। ये वो नोट है जिसे मैंने कंपनी को भेजा है और सभी का विश्वास जताने और समर्थन करने के लिए शुक्रिया। गौरतलब है कि सीएनबीसी के जैक डॉर्सी के इस कदम को लेकर सबसे पहले रिपोर्ट की थी। बता दें कि 45 साल के जैक डॉर्सी इन दिनों क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी खासा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उन्होंने अपने ट्विटर पर बिटकॉइन को लेकर भी हैशटैग का साथ इस्तेमाल भी किया है। डॉर्सी ट्विटर के साथ ही पेमेंट कंपनी स्क्वायर इंक को लेकर भी सीईओ हैं और इसको लेकर भी पिछले साल विवाद हो चुका है। राज्यसभा ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 सदस्यों को मौजूदा सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया है, जिसकी विपक्ष ने निंदा भी की है। वहीं आज सदन की कार्रवाई पर खास नजर होगी। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि सुबह 10 बजे विपक्षी दल की बैठक भी होनी है और रणनीति भी बनाई जाएगी। सरकार का मानना है इसको लेकर भी और इसको विचार भी किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि सदस्यों पर हुई कार्रवाई से गुस्साए विपक्षी सांसद आज जमकर हंगामा कर सकते हैं। बता दें कि इन 12 सदस्यों के खिलाफ मॉनसून सत्र में अनुशासनहीनता फैलाने का भी आरोप लगाते हुए कार्रवाई की गई। इसमें शिवसेना सांसद और प्रियंका चतुर्वेदी, तृणमूल कांग्रेस डोला सेन भी शामिल है। वहीं कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दलों ने इस कार्रवाई की निंदा की है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस अधिन्यायवादी फैसले पर भी खिलाफ ही आगे की रणनीति जो है उसको तय करने के लिए वो आज बैठक करने जाएंगे। और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना समेत अन्य सभी दलों ने संयुक्त बयान जारी कर सांसदों के निलंबन की भी निंदा की है। उनका कहना है कि विपक्षी सत्र की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर सांसदों को निलंबित करने के लिए सरकार की ओर से लाया गया प्रस्ताव अप्रत्याशित है और राज्यसभा के कामकाज प्रक्रियाओं से भी संबंधित नियमों का उल्लंघन है। विपक्षी दलों ने यह भी कहा कि राज्यसभा में कई दलों के नेता आज बैठक करेंगे और सरकार की लेकर भी फैसला जो है उसको विरोध है, वो संसदीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे के कदम पर भी विचार करेंगे। वहीं इसी के साथ ही माना जा रहा है कि सत्र के दूसरे दिन यानी कि आज विपक्ष 12 सदस्य के निलंबन पर भी जमकर हंगामा कर सकता है, जिस कारण सदन की कार्रवाई पर भी खास असर पड़ सकता है। बिटकॉइन को करेंसी के तौर पर मान्यता देने की सरकार की कोई योजना नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि सरकार का बिटकॉइन को देश में करेंसी के तौर पर मान्यता देने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकार बिटकॉइन को लेकर किए जाने वाले ट्रांजैक्शन का भी कोई डाटा नहीं रखती है। और बिटकॉइन को लेकर वित्त मंत्री सवाल पूछे गया था कि क्या बिटकॉइन को करेंसी के तौर पर मान्यता देने की सरकार की कोई योजना है, जिसका उत्तर वित्त मंत्री ने दिया, नो सर। वित्त मंत्री के इस सवाल के बाद से ही उनसे सवाल पूछा गया कि क्या सरकार कोई जानकारी है कि देश में बिटकॉइन ट्रांजैक्शन में लगातार इजाफा हो रहा है।
और इसका उत्तर देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार बिटकॉइन में किए गए ट्रांजैक्शन का कोई डाटा नहीं रखती है। आपको बता दें कि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी पर नकेल कसने के साथ ही आरबीआई के अपने डिजिटल करेंसी को शुरू करने के लिए भी जो है इसको लेकर 2021 पेश कर पारित कराने जा रही है। माना जा रहा है कि इस बिल के जरिए सरकार कुछ निजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाएगी। तीन कृषि कानूनों की वापसी वाले बिल को लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी मिल गई है। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से इन कानूनों को रद्द किया गया है और बिना किसी बातचीत के वो दिखाता है कि सरकार चर्चा से डरती है। साथ ही उन्होंने ट्वीट कर कहा कि चर्चा नहीं होने दी और एमएसपी पर शहीद अन्नदाता के लिए न्याय पर और लखीमपुर मामले में केंद्रीय मंत्री बर्खास्तगी पर भी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो छीने संसद से चर्चा का अधिकार, फेल है, डरपोक है वो सरकार। राहुल गांधी ने कहा कि 3 काले कानूनों का वापस लेना ही पड़ेगा और ये हमने पहले ही कहा था। हमें पता था कि 3-4 बड़े पूंजीपतियों की शक्ति हिंदुस्तान के किसानों के सामने खड़ी नहीं हो सकती और वही हुआ। काले कानूनों को रद्द करना ही पड़ा और ये किसानों की सफलता है, देश की सफलता है। उन्होंने कहा कि सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए उन्होंने ये भी कह दिया कि सरकार ने इस विधेयक में कहा कि किसानों का एक समूह प्रदर्शन कर रहा है, ये किसानों का अपमान है। पहले आपने इनको खालिस्तानी कहा और अब आप इन्हें किसानों का समूह कह रहे हैं। ये किसानों का समूह नहीं है बल्कि देश के सारे किसान हैं। ये समझते हैं कि कौन सी शक्तियां इन आक्रमण कर रही हैं। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर हुई पीएम मोदी की बैठक के बाद यूपी सरकार भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। यूपी के स्वास्थ्य विभाग ने 5 जिलों पर खास ध्यान देने के अलावा टेस्ट, जांच और स्क्रीनिंग को तेज करने की योजना बनाई है और वहीं यूपी में आने वाले विदेश यात्रियों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। इस मामले पर प्रदेश के वित्त, संसदीय कार्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका से अभी तक यूपी आए 2 भारतीय नेगेटिव मिले हैं और राज्य में इसको लेकर सावधानी बरती जा रही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को भी देखते हुए यूपी सरकार ने सभी जिलों में विदेश से आने वाले यात्रियों की जांच के निर्देश दिए हैं और कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक बताए जाने वाले नए वेरिएंट को लेकर यूपी सरकार बेहद सतर्क नजर आ रही है और स्वास्थ्य विभाग ने एयरपोर्ट पर भी सख्ती बढ़ा दी है। बता दें कि बाहर से आने वाले सभी यात्रियों की एयरपोर्ट पर निःशुल्क आरटी-पीसीआर की जांच की जाएगी और स्टेट सर्विलांस ऑफिसर विकास इंदु अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश के 75 जिलों के डीएसओ और सीएमओ और डीआईओ को लेकर भी एक बैठक होगी और जिसमें अधिकारियों को डेली मॉनिटरिंग के बढ़ाने के भी आदेश दिए जाएंगे और यूपी सरकार ने भी अभी से सावधानी बरतते हुए आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर में बड़ी संख्या में आने वाले विदेश यात्रियों पर निगरानी के आदेश दिए हैं। इसको लेकर अधिकारी भी लगातार जिलों से संपर्क में हैं। आपको बता दें कि लगातार वेरिएंट को लेकर सरकार भी अलर्ट हो गई है और इसको लेकर सतर्कता जो है वो बरती जा रही है। वहीं राजेंद्र प्रसाद ने बताया है कि प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के दौरान हेल्थ को लेकर भी बहुत सुधारा है और यही वजह है कि अब प्रदेश नई चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है और कोरोना की पहली और दूसरी लहर का सफलतापूर्वक सामना करने के बाद अब यूपी नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का सामना करने के लिए भी तैयार है। क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये पुनर्जन्म है? दरअसल ये सवाल खड़ा हुआ है मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल के एक चौंका देने वाले बयान के कारण। खरगोन में ही एक सभा को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने शिवराज की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए कहा कि टटिया मामा का पुनर्जन्म मामा शिवराज सिंह चौहान के रूप में हुआ है। खरगोन जिले के भीकन गांव में ही टटिया मामा की गौरव यात्रा के मंच से शिवराज सरकार ने कृषि मंत्री और किसान नेता कमल पटेल के टटिया मामा के विषय में बताते हुए कहा कि एक जननायक टटिया मामा थे और दूसरे हमारे मामा शिवराज हैं। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में ये माना जाता है कि पुनर्जन्म
होता है और एक मामा 1842 में ही हुए और दूसरे मामा शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में हुए हैं। कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि टटिया मामा भी दुबले पतले थे और हमारे मुख्यमंत्री भी दुबले पतले हैं, इसलिए उन्हें भी मामा कहते हैं। टटिया मामा भी कन्याओं का विवाह कराते थे और हमारे मामा भी शिवराज कन्यादान योजना में कन्याओं का विवाह कराते हैं। टटिया मामा बड़े लोगों को लूट कर गरीबों में बांटते थे, लेकिन हमारे मामा लूट नहीं रहे हैं, बल्कि बड़े लोगों पर टैक्स लगाकर उसे गरीबों में बांट रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि टटिया मामा का पूर्ण जन्म शिवराज सिंह चौहान के रूप में हुआ है। और कृषि कानून को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही और इसके साथ ही कृषि मंत्री कमल पटेल के इस बयान का कांग्रेस ने विरोध कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट करते हुए लिखा, आदिवासी वर्ग के महानायक टटिया मामा की तुलना शिवराज जी से है। कृषि मंत्री के बेतुके बोल और टटिया मामा को लुटेरा बता रहे हैं। शिवराज बड़े लोगों पर टैक्स लगाते हैं, ये समानता है और एक महानायक से शिवराज जी की तुलना गलत है और मंत्री का बयान टटिया मामा का अपमान है। मंत्री और बीजेपी माफी मांगे। जबलपुर भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे में मौजूद एक होटल में खुलेआम शराब परोसी जा रही है। शाम होते ही शहर के लोग इस होटल में पहुंचकर जाम उछालने लगते हैं और खास बात तो ये है कि इस बड़े होटल में कई महीनों से अवैध शराब परोसी जा रही है। पुलिस को इसकी भनक तब लगी जब आपको बता दें कि ना ही आबकारी विभाग को इसकी जानकारी मिली है। रोजाना शाम होते ही इस होटल में शराब परोसने का काम शुरू हो जाता है। शाम होते ही होटल में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगती है और रात तक यह होटल पूरी तरह से ग्राहकों में से भर जाता है। जहां देर रात ही लोग जाम उछालते हुए नजर आते हैं। हर टेबल पर शराब रखी रहती है और स्टाफ खाना परोसता रहता है। शहर के बड़े बड़े लोग इस होटल में आकर शराब पीने के साथ साथ जायके का भी लुत्फ उठाते हैं और इस बड़े होटल में कई महीनों से अवैध शराब पिलाई जा रही है। इसकी जानकारी ना ही आबकारी विभाग को है और ना ही पुलिस को है, जबकि मुख्य राज्य मार्ग पर यह होटल संचालित हो रहा है। ऐसे में समझना जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस होटल को संरक्षण मिला हुआ है, जिसके चलते अवैध रूप से शराब पिलाने का काम लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के एक बयान पर रविवार को तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बीजेपी की दलित और महिला विरोधी सोच उनके प्रवक्ताओं के मुंह पर आ जाती है। उन्होंने दावा किया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को निषाद समाज चुनाव हरा देगा और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक ट्वीट में लिखा कि बीजेपी की दलित और महिला विरोधी सोच उनके प्रवक्ताओं के मुंह पर आ जाती है। स्वर्गीय फूलन देवी जी के खिलाफ अपशब्द बोलकर बीजेपी प्रवक्ता ने संपूर्ण निषाद समाज का घोर अपमान करने की कोशिश की है, परंतु सपा के प्रवक्ता ने उनकी बोलती बंद कर दी। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में एक चैनल की बहस का वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी मिर्जापुर से 2 बार समाजवादी पार्टी की सांसद रही फूलन देवी को डकैत कहते सुने जा रहे हैं और उनके विरोध में सपा प्रवक्ता इसे महिलाओं का अपमान बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभु राम चौधरी ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में तीसरी लहर ना आए, इसके लिए मैं हर दिन सुबह उठकर भगवान से प्रार्थना करता हूं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि प्रदेश के सभी लोग स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें और इसके लिए मैं हर दिन भगवान से विनती भी करता हूं। राजगढ़ के जिला अस्पताल में एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब कोई संक्रमित ना हो और ना ही कोई लहर आए और इसके लिए मैं हर दिन भगवान के सामने प्रार्थना करता हूं। दरअसल राजगढ़ जिला अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री सीटी स्कैन मशीन का शुभारंभ करने पहुंचे थे और इस शुभारंभ को लेकर ही एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। कार्यक्रम के दौरान जब मंच से उन्होंने ये बात कही तो वहां मौजूद लोग एकदम से हक्के बक्के रह गए। स्वास्थ्य मंत्री ने कार्यक्रम के मंच से कहा कि आप लोगों को पता ही होगा कि अफ्रीका में कोरोना का नया वेरिएंट आ रहा है। उन्होंने कहा कि कई साथी मुझसे पूछ रहे हैं कि हम लोग तो पूरा प्रयास कर रहे हैं और अभी मध्य प्रदेश में कोरोना पूरी तरह कंट्रोल की स्थिति में है, लेकिन फिर भी हमने कई जगह पर कोविड अस्पताल बनवाए और भोपाल, बुधनी, मंडीदीप,
मंडला और बिना में भी अनेक जगह पर अस्पताल बने हैं। उन्होंने कहा कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मध्य प्रदेश में कोई संक्रमित ना हो और कोई लहर ना आए, और हर दिन उठकर मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि मध्य प्रदेश के लोग सुरक्षित रहें और किसी तरह की कोई लहर ना आए, क्योंकि जितना हमने भुगता है, लोगों के लिए प्रयास किए हैं, रात और दिन, कभी कभी तो रात रात भर सोते नहीं थे। जब पता लगता है कि किस अस्पताल में 4 घंटे के बाद ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, तो कहां से ऑक्सीजन पहुंचे, और इसके लिए हम लोगों ने बहुत ज्यादा प्रयास किया।